डीएनए में बहुत कम बार ऐसा होता है जब हम बिना कोई खबर बताए या भूमिका बांधे अपने विश्लेषण की शुरुआत किसी बयान से करते हैं, लेकिन आज हम ऐसा ही करने जा रहे हैं। आज की शुरुआत एक ऐसे बयान से होगी जो आज से 34 साल पहले यानी वर्ष 1984 का है। यह बयान भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज है और इस बयान की चुभन इतनी ज्यादा है कि इसे सुनते ही आपको पता चल जाएगा कि हमारे पहले विश्लेषण का विषय क्या है। आप सबसे पहले यही बयान सुनिए। जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए। हमें मालूम है कि भारत की जनता के दिल में कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का यह बयान देश के राजनीतिक इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों को आज भी बहुत अच्छी तरह याद है। राजीव गांधी ने यह बयान अपनी मां और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिया था। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के सिख अंगरक्षकों ने कर दी थी, उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने कर दी थी। इसके बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे हुए थे। दिल्ली सहित देश के कई इलाकों में हुए इन दंगों में हजारों सिखों की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद इंदिरा गांधी के जन्म दिवस यानी 19 नवंबर 1984 को राजधानी दिल्ली के बोट क्लब पर उनकी याद में एक सभा रखी गई और इसी सभा में राजीव गांधी ने यह बयान दिया था जो अभी अभी आपने सुना। उनके इस बयान को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाता है क्योंकि इसमें सिखों के खिलाफ हुए दंगों को जायज ठहराने की कोशिश की गई थी। इस घटना के 34 वर्षों के बाद राजीव गांधी के पुत्र और इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी को अब यह लगता है कि सिख दंगों में कांग्रेस की कोई भूमिका थी ही नहीं। 1984 के दंगे कांग्रेस के राजनीतिक दामन पर किसी जिद्दी दाग की तरह हैं और तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस इन दागों को अब तक मिटा नहीं पाई। इन दंगों पर पिछले 34 सालों में कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर कई बार माफी भी मांग चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए वर्ष 2005 में संसद में इस बारे में माफी मांगी थी। खुद राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी 1998 में एक चुनावी रैली में इस पर अफसोस जता चुकी हैं। लेकिन इस सब के बावजूद राहुल गांधी को यह लगता है कि 84 के दंगों में उनकी पार्टी की कोई भूमिका नहीं थी। राहुल गांधी ने लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। We speak of 1984, we are speaking about the criminal involvement of the Congress party in more than 3,000 murders in Delhi alone, over which there has been no move to deliver justice since then. You say that the Congress party was involved in that. I don't agree with that. हमने आज 1984 के सिख दंगों की कुछ तस्वीरें और अखबारों की हेडलाइंस आपके लिए निकाली हैं ताकि आपको दोबारा वो बात याद करा सके। हालांकि ये बहुत दुख भरी तस्वीरें हैं, याद करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन कई बार जब इतिहास को बदलने की कोशिश की जाती है तो फिर इन तस्वीरों को दोबारा देखना पड़ता है। इन तस्वीरों को देखने के बाद इन दंगों के दौरान दिल्ली की स्थिति का अंदाजा आपको आसानी से हो जाएगा। आज के दौर में मॉब लिंचिंग शब्द का बहुत ज्यादा राजनीतिक इस्तेमाल होता है, लेकिन असल में सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग 1984 में हुई थी। तब अकेले दिल्ली में ही 2700 से ज्यादा सिखों का कत्लेआम किया गया था। यह थी असली मॉब लिंचिंग। उस दौरान देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में इन दंगों के बारे में छपा था। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बेटे ने सत्ता संभाली। ये कुछ अखबारों की कटिंग्स हम अभी आपको दिखा रहे हैं। उस वक्त अखबारों में क्या क्या छपता था जब ये दंगे हुए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो आपने देखा, हिंसा से निपटने के लिए सेना को बुलाया गया, ऐसा उन्होंने लिखा। तब दिल्ली में
3 दिनों तक ये दंगे हुए थे, जिनमें कांग्रेस के भी कई नेता शामिल थे। इन नेताओं और उनकी भूमिका की पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे। राहुल गांधी के इस बयान पर अब कांग्रेस पार्टी के नेता बड़े ही तरीके से उनका बचाव कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तब राहुल गांधी स्कूल में पढ़ते थे। आपको बता दें कि 84 में स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकवादियों को मारने के लिए भारतीय सेना ने हमला किया था और इसी ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा जाता है। ये बात सही है कि 1984 में राहुल गांधी सिर्फ 14 साल के थे और स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन उम्र कम होने का यह मतलब नहीं है कि वो 84 के दंगों पर अपनी राय नहीं रख सकते। बिल्कुल रख सकते हैं, उन्हें अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन अगर उन्होंने अपनी किशोर अवस्था के बाद इस बारे में थोड़ा रिसर्च कर लिया होता, पढ़ाई कर ली होती और उस दौर की घटनाओं पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे किसी अनुभवी व्यक्ति से बात कर ली होती, तो वो कम से कम इतना हल्का बयान नहीं देते। 12 अगस्त 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संसद में इस बारे में माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि मुझे सिख समुदाय से माफी मांगने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि वो पूरे देश से 1984 के दंगों के लिए माफी मांगते हैं। आज सवाल यह है कि उन्होंने माफी क्यों मांगी थी। इसके बाद वर्ष 2010 में कनाडा के दौरे पर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने माफी मांगी थी। With regard to the events of 1984, these are horrible crimes. They should have never happened. I have, on behalf of the Government of India, apologized on behalf of the nation for what happened in 1984. We are trying to address those issues. अब अंतर समझिए, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह से विदेश में जाकर यानी कनाडा में 84 के दंगों पर सवाल पूछा जाता है तो मनमोहन सिंह बेहिचक उस पर माफी मांगते हैं, खेद जताते हैं। और जब राहुल गांधी से लंदन में इस बारे में सवाल पूछा जाता है तो राहुल गांधी डिनायल मोड में चले जाते हैं और राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, कांग्रेस की कोई भूमिका थी ही नहीं। ये अंतर है। मनमोहन सिंह ही नहीं बल्कि सोनिया गांधी भी ऑपरेशन ब्लू स्टार पर माफी मांग चुकी हैं। 27 जनवरी 1998 को सोनिया गांधी ने चंडीगढ़ से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। तब चंडीगढ़ में एक चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि जो कुछ 6 जून 1984 को हुआ उसका उन्हें बेहद दुख है। आपको आज हम याद दिला दें कि 6 जून 84 को ही स्वर्ण मंदिर में भारतीय सेना ने हमला किया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत हुई थी। 84 के सिख दंगों के सबसे ज्यादा पीड़ित दिल्ली में ही है और तब दिल्ली के 2733 लोग मारे गए थे। 2733 लोग किसी जगह पर मारे जाएं कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड्स के अनुसार पूरे देश में उस समय कुल मिलाकर 3325 लोग मारे गए थे। 84 के दंगों की जांच के लिए करीब 10 जांच आयोग बनाए जा चुके हैं। रंगनाथ मिश्र आयोग से लेकर नानावती आयोग तक आयोग बने, उन्होंने काम किया लेकिन फैसला नहीं हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली के ट्रायल कोर्ट्स में इन दंगों से जुड़े 10 मामले पेंडिंग हैं। इसी तरह से दिल्ली हाई कोर्ट में 22 मामले पेंडिंग हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी कुल मिलाकर 3 केस इन दंगों से संबंधित पेंडिंग हैं। 1984 के दंगों को भड़काने का आरोप कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर लगा था। अब राहुल गांधी ने जो कहा है कि कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं थी, उसका जवाब कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर आरोप लगे, उनके ऊपर केस चले, जिनमें सबसे बड़ा नाम है जगदीश टाइटलर का। जगदीश टाइटलर 3 बार कांग्रेस पार्टी के ही टिकट पर लोकसभा के सांसद रह चुके हैं और 2 बार कांग्रेस की ही सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा राजीव गांधी की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री रहे दिवंगत नेता HKL भगत पर सिख विरोधी दंगों में शामिल होने का आरोप था। कांग्रेस के ही पूर्व सांसद सज्जन कुमार भी सिख विरोधी दंगों के बड़े आरोपी हैं। सज्जन कुमार
कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 3 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं। सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर के खिलाफ आज भी 84 के दंगों को लेकर केस चल रहा है। इसके अलावा कांग्रेस के एक पूर्व विधायक महेंद्र यादव और पूर्व पार्षद बलवंत खोकर भी 84 के दंगों के आरोपी हैं। ये है कांग्रेस का 84 के दंगों के साथ कनेक्शन। दिल्ली में कांग्रेस के 40 स्थानीय नेताओं पर भी 84 के दंगों में शामिल होने का आरोप है। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी अब भी ये कहते हैं कि उनकी पार्टी का इन दंगों से कोई संबंध था ही नहीं। अब हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो 9 अप्रैल 2018 का है। तब दिल्ली में राहुल गांधी राजघाट पर एक राजनीतिक उपवास कर रहे थे, लेकिन उनके उपवास के इस कार्यक्रम में जैसे ही सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर पहुंचे, कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें वहां से वापस जाने के लिए कहा। इस पर काफी विवाद हुआ क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेता सिख दंगों के आरोपियों के साथ मंच पर दिखना नहीं चाहते थे, एक साथ उनके साथ फोटो खिंचवाना नहीं चाहते थे। सज्जन कुमार तो इस कार्यक्रम से चले गए, लेकिन जगदीश टाइटलर वहीं रुकने पर अड़े रहे, लेकिन बाद में उन्हें भी जाना पड़ा। यानी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार से परहेज किया। अब सवाल है कि इन दोनों नेताओं से क्यों परहेज किया गया? ऐसा क्या है इन दोनों नेताओं में कि राहुल गांधी इनके साथ मंच पर दिखना नहीं चाहते? सवाल यही है कि अगर कांग्रेस के दामन पर कोई दाग है ही नहीं, कांग्रेस अगर 84 के दंगों में शामिल थी ही नहीं, तो फिर राहुल गांधी इन नेताओं से दूरी बनाकर क्यों रखते हैं? इन दोनों नेताओं की भूमिका को लेकर कांग्रेस पार्टी पहले भी सवालों के घेरे में रही है। अप्रैल 2009 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको आज भी याद होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने उन पर जूता फेंका था क्योंकि जगदीश टाइटलर को सीबीआई ने उस जमाने में क्लीन चिट दे दी थी, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी, यूपीए की सरकार थी, जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट मिल गया। इसी के विरोध में पी चिदम्बरम पर यह जूता फेंका गया था। इस पूरे विवाद के बाद कांग्रेस पार्टी ने जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार का लोकसभा टिकट काट दिया था। 2009 के लोकसभा चुनाव में इन दोनों नेताओं को पहले कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली से अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन जब ये जूता फेंका गया तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को समझ में आ गया कि जनता की नब्ज क्या है और दिल्ली के लोगों में इस बात को लेकर कितना रोष है। और इसके बाद, इस विवाद के बाद इन दोनों ही नेताओं का टिकट काट दिया गया। आज सवाल वही है कि एक बार जब दोनों को टिकट दे दिया तो फिर 2009 में इनका टिकट काटा क्यों? अगर कांग्रेस पार्टी का और इन नेताओं का कोई संबंध है ही नहीं 84 के दंगों से, तो फिर ये कदम क्यों उठा? एक और सवाल यह भी है कि जब कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि उनके ये नेता दंगों में शामिल थे, तो फिर सबसे पहली बात, उन्हें टिकट दिया ही क्यों? ये दोनों नेता आज भी कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य क्यों हैं? 84 में दंगों के बाद 1991 में और फिर 2004 में ये दोनों नेता लोकसभा का चुनाव जीते थे। यानी पहले कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया होगा, चुनाव लड़े होंगे और जीतकर कांग्रेस पार्टी के सांसद बने होंगे। यहां तक बात आई कैसे? लेकिन राहुल गांधी इसके बावजूद ये कह रहे हैं कि इन दंगों में कांग्रेस पार्टी की कोई भूमिका नहीं थी। तारीख 5 जून 1984, जगह स्वर्ण मंदिर अमृतसर, ऑपरेशन ब्लू स्टार। जून 1984 की शाम 7 बजे स्वर्ण मंदिर गोलियों की आवाज से गूंज उठा। स्वर्ण मंदिर के अंदर छिपे जनरल सिंह भिंडरावाले और उसके समर्थक जवाबी हमला कर रहे थे। सेना को अंदाजा नहीं था कि भिंडरावाले के लोग रॉकेट लॉन्चर और मशीन गन जैसे हथियारों से लैस हैं। भिंडरावाले को अपनी ताकत और बचने के रास्ते पर भरोसा था। करीब 8 किलोमीटर दूर ही भारत पाकिस्तान सीमा है, इसलिए बाहर निकलकर पाकिस्तान निकल जाने का भी प्लान तैयार था।
बाहर से आ रहे हथियारों की कमी नहीं थी। भिंडरावाले ने सोच लिया था कि अब उसे स्वर्ण मंदिर से कोई नहीं हटा सकता। एक बहुत बड़ी साजिश थी, वो थी पाकिस्तान की आईएसआई की। और मैं ये मानता हूं कि ये इनकी हिम्मत नहीं ऐसे हो सकती कि आज ऐसा करें। इसके पीछे मुझे पाकिस्तान की आईएसआई की बहुत बड़ी साजिश चल रही है कि कश्मीर से तो आतंकवाद चल रहा है, अब पंजाब में दोबारा आतंकवाद की शुरुआत। 5 जून 1984 की शाम को ही सेना को समझ में आ गया कि स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकवादियों से पार पाना आसान नहीं है। मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार ने भी ठान रखी थी कि जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं होगा, सेना नहीं हटेगी। 6 जून को यह तय किया गया कि अकाल तख्त में छिपे आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए टैंक लगाए जाएंगे। 6 जून को सुबह से शाम तक स्वर्ण मंदिर के अंदर गोलीबारी चलती रही। स्वर्ण मंदिर को काफी नुकसान भी हुआ, लेकिन देर रात तक भिंडरावाले का अंत हो गया। 7 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार पूरा हो गया। भारतीय सेना के करीब 87 सैनिक ऑपरेशन में शहीद हुए। आतंकवादियों सहित 492 नागरिक मारे गए, जिनमें कई श्रद्धालु भी थे। आतंकियों के पास भारी पैमाने पर हथियार मिले, जिनमें रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन और दूसरे हथियार भी थे। जर्नैल सिंह भिंडरावाले दमदमी टकसाल का जत्थेदार था, जिसे कांग्रेस ने 1977 के चुनाव में हार के बाद अकालियों को चुनौती देने के लिए मोहरा बनाया। लेकिन किसको पता था कि पंजाब के साथ देश भी जल जाएगा। 1982 तक भिंडरावाले ने अपना कद इतना बड़ा कर लिया था कि अब अलग खालिस्तान की मांग उठने लगी थी। भिंडरावाले ने 1982 में करीब 600 हथियारबंद समर्थकों के साथ हरमिंदर साहब यानी स्वर्ण मंदिर के गुरु नानक निवास को अपना ठिकाना बना लिया। I don't think we could have done anything else. We wanted to give the maximum time to those inside to whom we were pointing out that there was, that we had clear information about the accumulation of arms, about giving shelter to criminals and murderers and so on. And we were hoping to, that they themselves would act and not allow these people to use such a sacred and holy place as a shelter. ऑपरेशन ब्लू स्टार की कीमत इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उनकी हत्या के बाद दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सिखों के खिलाफ दंगे हुए। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि इन दंगों में उनकी पार्टी की भूमिका नहीं थी। ये जो कत्लेआम हुआ है, ये कांग्रेस ने करवाया है और राजीव गांधी के कहने के ऊपर कराया है। और ये हमारे पास इतने सबूत हैं कि राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी वो भी बीच में इन्वॉल्व थे और कांग्रेस पार्टी भी बीच में इन्वॉल्व थी। तो राहुल गांधी यहाँ पे भी आके मेरे साथ डिबेट करने के लिए, मैं उसके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। ये हमारे पास ये सबूत हैं। क्या राहुल गांधी ये सब नहीं जानते हैं? जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, HKL भगत, ये किसके सदस्य हैं? और कांग्रेस के सदस्य नहीं है। ये लोग किसके सदस्य हैं जिनके कहने पर सिख दंगे पूरे हिंदुस्तान में हुए और दिल्ली में हम सब ने इसका नजारा देखा है। अब राहुल गांधी के बयान के बाद उनका बचाव भी किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता शामिल थे, लेकिन पार्टी नहीं। To blame them, it's absolutely wrong. There was no Congress involvement other than some people there. And those people I've named from the last 40 years or 34 years, whatever it is. I have named Sajjan Kumar, I have named Dharamdas Shastri, I have named Arjun Das, I have named Mr. Bhagat, who is a minister, and one more person I named. There are 5 of them. From day one, how did I get those names? उन्होंने नाम लिता कि HKL भगत, सज्जन कुमार, धर्मदास शास्त्री, अर्जुन दास, तो फिर भी टाइटलर ना सॉफ्ट कॉर्नर है, उन्हें टाइटलर का ना छड़ता था। उन्होंने जिहड़े कतलेआम कराया कीता एज इंडिविजुअल कैपेसिटी ते कीता, नॉट एज कांग्रेस। वेल है कांग्रेस के लीडर, पर एज इंडिविजुअल कैपेसिटी। व्हाट इज इंडिविजुअल कैपेसिटी? तो फिर कांग्रेस जिन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी ते हजारां दा कतलेआम कीता, ਉਹਦੇ बाद उन्होंने मंत्री MLA बनाया जा रहा है। अब जरा उन लोगों की बात भी सुन लीजिए जिन्होंने इन दंगों में अपना सब कुछ खोया है। इंदिरा गांधी के चक्कर में हुआ ये सारा, क्योंकि इंदिरा गांधी जिस टाइम मरी थी उसी टाइम वो मतलब ये जो लोग हैं लोकल लोग आके हंगामा करने लगे, भागो भागो भागो, मारो उनको, सरदारों को मारो मारो, घर घर से पकड़ के खींच के मार रहे थे। मैं 8-9 साल की होंगी, मेरे सामने मेरे डैडी को जिंदा जलाया इन्होंने।
और हम आराम से बैठे हुए थे। 1 तारीख को पहले पता लगा जी इंदिरा जी को गोली मार के हत्या कर दी है। तो फिर हमारे वहाँ बोले 32 ब्लॉक त्रिलोकपुरी में हम रहते थे, हमारे वहाँ जितने भी सिख थे उनके साथ ही ऐसा हुआ। कांग्रेस का पूरा हाथ था जी, कांग्रेस की ही सरकार थी वहाँ पे, कांग्रेस ने ही कराया था। मेरे पिताजी ने मुझे गुट बांध के लड़कियों की फ्रॉक पहना के हमें बचाया गया है। बहुत ही ऐसी हालत में बचाया गया है कि बचना भी नामुमकिन था, लेकिन परमात्मा की दया हम बच गए। अब जो राहुल जी ये कह रहे हैं कि 1984 भूल जाओ, कि राहुल जी से ये पूछो कि आपके पिताजी जब मरे राजीव गांधी, आप भूल जाओगे उनको? कुल मिलाकर 1984 के सिख दंगे और पंजाब के आतंकवाद तक देश ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। देश एक बड़ी मुसीबत से बाहर निकला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 1984 में जो कुछ हुआ, यानी जो सिख दंगे हुए, उनकी कीमत कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी चुकाई। इनमें पहला नाम है दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता और सांसद ललित माकन का। ललित माकन का नाम 1984 के दंगों में भी आया था, जिसके बाद 31 जुलाई 1985 को ललित माकन और उनकी पत्नी गीतांजलि की दिल्ली में हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप 3 लोगों पर लगा था और ये कहा गया था कि यह हत्या बदले की भावना से की गई थी। इसके बाद नाम आता है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह का, जिनकी 1995 में मुख्यमंत्री रहते हुए हत्या कर दी गई थी। वो कांग्रेस के भी बड़े नेता थे और 31 अगस्त 1995 को एक कार बम धमाके में बेअंत सिंह की हत्या हुई थी। इसका आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों पर लगा था। अलग खालिस्तान की मांग पर ही जरनैल सिंह भिंडरवाले ने पंजाब में आतंकवाद की शुरुआत की थी और उसी की सोच को आगे बढ़ाते हुए आतंकवादियों ने बेअंत सिंह की हत्या की। बेअंत सिंह की हत्या के आरोपी जगतार सिंह तारा ने यह स्वीकार किया था कि उसने इसीलिए हत्या की क्योंकि बेअंत सिंह पंजाब के हजारों युवाओं को मारने के ऑपरेशन में शामिल थे। अब आपको ये बताते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में इन दंगों के बारे में क्या लिखा है, और आज हम यही कहेंगे कि काश राहुल गांधी ने इतना रिसर्च कर लिया होता और ये किताब भी पढ़ ली होती। प्रणब मुखर्जी की किताब द टर्बुलेंट ईयर्स में इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद हुए दंगों पर एक प्रसंग है। उन्होंने लिखा है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए और सरकार के पास शोक व्यक्त करने के लिए भी बहुत कम वक्त था। इंदिरा गांधी की दर्दनाक हत्या से लोग दुखी थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने निर्दोष सिखों की हत्याएं की, उनके घर और दुकानें लूटी। दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और जम्मू में दंगे शुरू हो गए। प्रणब मुखर्जी ने आगे लिखा है कि उनकी सलाह पर राजीव गांधी ने विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक में पीवी नरसिम्हा राव और खुद प्रणब मुखर्जी भी मौजूद थे। इसके बाद सेना को बुलाया गया और 3 दिन में शांति स्थापित हो पाई। इन दंगों की कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए, ऐसा प्रणब मुखर्जी ने लिखा है। उन्होंने आगे लिखा है, ये दंगे इंदिरा गांधी की हत्या का बदला लेने के नाम पर हुए थे, इसलिए ये न सिर्फ श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर बल्कि पूरे देश पर एक धब्बा है। और ये भी एक तथ्य है कि इन दंगों से निपटने के लिए प्रशासन तैयार नहीं था। यहाँ पर आप ये भी नोट कर लीजिए कि प्रणब मुखर्जी ये कह रहे हैं कि इन दंगों से निपटने के लिए प्रशासन तैयार नहीं था और प्रशासन कांग्रेस पार्टी का था। ये खुद प्रणब मुखर्जी के शब्द हैं, हमारे नहीं। राहुल गांधी को ये किताब जल्द से जल्द पढ़नी चाहिए, इससे उनका ज्ञानवर्धन होगा, इससे उन्हें लाभ मिलेगा। कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है और 34 वर्ष एक बहुत लंबा समय होता है। 34 वर्षों में सब कुछ बदल जाता है। कई बार तो इतिहास भी बदलने लगता है, विचार बदलने लगते हैं, नेता तो बदल ही जाते हैं। इतने वक्त में बहुत कुछ बदल जाता है। 1984 से लेकर अब तक के 34 सालों में कांग्रेस पार्टी भी बहुत बदल चुकी है। कांग्रेस पार्टी के नेता बदल चुके हैं और उनकी सोच भी बदल चुकी है। सिख दंगों पर राजीव गांधी और राहुल गांधी के बयान इसी बदलाव का परिणाम है। राजीव गांधी तब सिख दंगों को एक तरह से जायज ठहराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इस युग में उनके पुत्र राहुल गांधी इन दंगों में अपनी पार्टी का हाथ होने से ही इनकार कर रहे हैं। आपके लिए आज ये अच्छा समय है जब एक बार फिर आप पिता और पुत्र के एक ही विषय पर 2 अलग अलग बयान सुनिए। जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए। हमें मालूम है कि भारत की जनता के दिल में कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया।
और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। When we speak of 1984, we are speaking about the criminal involvement of the Congress party in more than 3,000 murders in Delhi alone, over which there has been no move to deliver justice since then. To say that the Congress party was involved in that, I don't agree with that. जरूरी नहीं कि आज के नेताओं को हर घटना का पूरा ज्ञान हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब घटनाएं पुरानी हो जाती हैं। जैसे इस घटना का अगर हम जिक्र करें, ये बात सही है 1984 में राहुल गांधी बहुत छोटे थे, वो स्कूल में पढ़ते थे, उनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। लेकिन विश्लेषण रिसर्च के आधार पर होना चाहिए, ज्ञान के आधार पर होना चाहिए, और उस वक्त की बातों को ठीक से समझने के बाद इस पूरे मामले पर राहुल गांधी को अपना बयान देना चाहिए था। ये विश्लेषण आज हमने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है, और ये पूरा विश्लेषण राहुल गांधी के लिए सिख दंगों पर एक स्टडी मटेरियल की तरह हो सकता है।